हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग समास को पढ़ रहे हैं। समास के संबंध में पढ़ा अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के कारक चिन्ह के आधार पर 6 उपभाग को मैंने पढ़ा। और अब आप पढ़ेंगे कि जो उसमें कर्मधारय समास और द्विगु समास, जो उसके और तत्पुरुष समास के अंदर ही दोनों भाग आते हैं, उसको हम बताएंगे। मुख्य रूप से मैंने कहा है आपको कि मुख्य रूप से समास के कितने प्रकार हैं, 4 हैं। लेकिन जो ये कर्मधारय और द्विगु समास आपका है, इसको तत्पुरुष समास के अंदर ही पढ़ते हैं। इसलिए कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि तत्पुरुष समास के 6 उपभाग को आज हम उसी के भाग को आगे बढ़ाएंगे, जो जिसमें कि कर्मधारय और तत्पुरुष आते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब हम लोग आज पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी मैंने बताया था कि पहला पद अप्रधान होता है, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें पहला पद क्या होता है, अप्रधान। क्या होता है, अप्रधान। और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है, अप्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब इसमें ये देखेंगे कि इसमें जो समासिक पद होंगे, कर्मधारय में क्या होगा, जो समासिक पद होंगे, समासिक पद, कर्मधारय के जो समासिक पद होंगे, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इन समास के, इस समास के दोनों पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान देखने को मिलेगा। ये दोनों यदि रहते हैं, इनका संबंध अगर जहां देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि यह कौन समास होगा, आपका कर्मधारय समास होगा। कौन समास होगा, कर्मधारय समास होगा। देखिए, इस समासिक पद में 2 चीज मैंने बताया, क्या, विशेषण और विशेष्य। विशेषण और क्या, विशेष्य। विशेषण विशेष्य देखने को मिलेगा। ठीक, या क्या देखने को मिलेगा, उपमेय और उपमान। ठीक है, उपमेय उपमान देखने को मिलेगा। यानी कि जिस समास के दोनों पद में विशेषण विशेष्य एवं उपमेय उपमान का संबंध हो तो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, देखिए, विशेषण क्या होता है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे नील कमल। नील कमल, नीला है कमल, नीला है कमल। कैसे, नीला किसके समान बताई जा रही है, नीला है, विशेषण है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी बताई जा रहा है, कमल की बताई जा रही, नील कमल, नीला कमल। ठीक है। और जैसे आपका महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, तो क्या हो जाएगा, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है। महान, महान है तो महान हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आत्मा हमारा क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। इस तरह से हम कहेंगे कि जिस शब्द के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ये समझ में आ गया। एक आता है, आपको सुनने को मिलेगा, प्रविशेषण। प्रविशेषण, जब विशेषता की भी विशेषता बताई जाए, जब विशेषता की भी विशेषता बताई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आप देखिए उपमेय और उपमान की। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए,
जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाए वह क्या होता है? उपमा होता है, उपमान होता है। जिसकी तुलना की जाए उपमेय होता है, जिससे की जाए उपमान होता है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। और इसमें देखिएगा क्या होगा, जिससे की जाए, समझने के लिए केवल समझिए, जिससे की जाए, ठीक है। और यह क्या है? संज्ञा सर्वनाम के जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है, और वह जो विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? विशेष। तो इस तरह से ये हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब इसको दूसरे रूप में देखिए। देखिए कैसे पहचानेंगे? जिस समास के दोनों पदों में क्या हो? विशेषण विशेष्य हो, विशेषण विशेष्य, ठीक है। विशेषण विशेष्य एवं, दिख रहा है यहां तक दिख रहा है, ठीक है। विशेषण विशेष्य एवं उपमेय उपमान, उपमेय उपमान क्या हो? उपमेय उपमान क्या? का संबंध हो, का संबंध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। उसे कहेंगे कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे महावीर, महावीर, नील कमल, नील कमल, नील कमल, ठीक है। और महात्मा, महात्मा, ठीक है। अब देखिए इसी को दूसरे शब्द में कैसे पहचानेंगे? यदि दूसरा एक और इसके पहचानने के नियम है, क्या है? दूसरे रूप में इसको देखेंगे, कहेंगे जब एक शब्द दूसरे की तरह बताया जाए। देखिए, जब एक शब्द दूसरे की तरह बताया जाए तो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जब एक शब्द को दूसरे की तरह बताया जाता है तो वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, मृगलोचन, जैसे चंद्रमुख, मृगलोचन, ठीक है। चंद्रमा के समान मुख, मृग के समान लोचन, ठीक है। और इसके बाद लता देह, लता के समान देह, लता के समान देह, ठीक है। विद्या रत्न, विद्या के समान रत्न, ठीक है। तो इसमें देखिए कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में जैसे किसी के समान, किसी के तरह आपको संबंध बताया जाता है। आपका जैसे कि होता है ना कि अक्सर ऐसा होता है, किसी को खुश करने के लिए उसकी तुलना इतने ऊंचे ऊंचे लोगों से की जाती है कि वह खुश हो जाता है। जैसे सोना बाबू को खुश करना है, अब सोना बाबू के चक्कर में पड़े हो, उसको खुश करने के लिए साफ शब्दों में समझ जाइए कि उसको देखने के बाद उसकी सुंदरता का ऐसा वर्णन आप करते हैं, या कोई उसका जो लड्डू बाबू होता है ऐसा वर्णन करता है कि वह सोना बाबू उसके शब्दों से मोहित हो जाती है।
जैसे लोग देख करके अक्सर कहते हैं उसकी कैसी नागिन जैसे बाल हैं, भौरे जैसी आंख है, चंद्रमा के समान मुख है। मतलब इतनी सुंदरता का वर्णन करेंगे कि वह सुंदरता के वर्णन को सुन करके क्या हो, सोना बाबू खुश हो जाती है, मोहित हो जाती है। तो आप देखेंगे कि चंद्रमुख, हे प्रिय तेरे चंद्रमा जैसे मुख हैं। कभी कभी तो इतना चढ़ा बढ़ा के इसे अलंकार पढ़ाएंगे, बताएंगे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उस अतिशयोक्ति अलंकार के उपयोग कैसे करते हैं कि हे प्रिय तुम तो चांद हो, लेकिन चांद में तो दाग है, लेकिन तुम्हारे में कोई दाग नहीं है। चंद्रमुख है, चंद्रमा के समान मुख है। मतलब कि इतनी तुलना लोग करते हैं, उस चंद्रमा को भी नीचे कर देते हैं और वह अपनी सोना बाबू को उस चंद्रमा से भी ऊपर कर देते हैं। होता है। तो यह क्या हो गया, चंद्रमुख, मृग लोचन, मृग के समान लोचन, मृग नैनी हो तुम, क्या तुम्हारी आंखें हैं, ऐसा वर्णन किया जाता है। तो आप देखेंगे कि कर्मधारय समास में जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष से उपमा उपमान का संबंध हो, वहां पे कर्मधारय समास को देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या है, जब एक शब्द दूसरे की तरह बताई जाए तो वह क्या होता है, वहां पर भी आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, इस कर्मधारय में एक जो है कि मध्यम पद, जो लोपी पद होता है, मध्यम लोपी पद होता है, उसके संबंध में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इस कर्मधारय समास के आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे क्या है कि कहीं कहीं पदों का लोप हो जाता है। उस कर्मधारय समास में पदों का लोप हो जाता है। जैसे मध्यम पद लोपी कर्मधारय समास। ठीक है, मध्यम पद लोपी कर्मधारय समास। देखिए जैसे दही में, अक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दही में भिगोया गया बड़ा। ठीक है, दही में भिगोया गया बड़ा। ठीक है, दही में भिगोया गया बड़ा, तो क्या होता है, ये कट जाएगा, ये लोप हो जाएगा, ये लोप हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, दही बड़ा, दही बड़ा। ठीक है, दही बड़ा। अब देखिए इसके संबंध में आपको जानना पड़ेगा कि कहीं कहीं जैसे दही बड़ा हो गया, ठीक है, आपको जानना पड़ेगा कि यदि दही बड़ा दिया हुआ हो तो यदि जिस ऑप्शन में आपको कर्मधारय समास और द्वंद्व समास दोनों देखने को मिलेगा, उस समय आप द्वंद्व समास को प्राथमिकता देंगे। यह बात बहुत ध्यान से समझ जाइएगा। दही में बड़ा, अगर दही बड़ा दिया हुआ है तो यह आपका कर्मधारय समास होगा, लेकिन यदि द्विगु समास दिया होगा तो उसमें द्विगु समास को आप प्राथमिकता देंगे, क्योंकि द्वंद्व समास में कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। तो इसमें योजक चिन्ह जो आपका लगा हुआ है, यह दही बड़ा, तो दही में भिगोया गया बड़ा, दही बड़ा आपका कर्मधारय। यदि मैंने बताया कि यदि विकल्प में द्वंद्व नहीं होगा तो कर्मधारय लगाएंगे, नहीं तो द्वंद्व समास को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, और जैसे शाक प्रिय पार्थिव, शाक प्रिय
पार्थिव। ठीक है, तो यह कट जाएगा शाक पार्थिव। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको मध्यम लोपी पद कर्मधारय समास के बारे में मैंने बताया, जिसमें कि मध्य का पद लोप हो जाता है, मध्यम का पद लोप हो जाता है, और जो आपका पूर्व पद और उत्तर पद लास्ट वाला अंतिम पद होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसी का दूसरा उपभाग जो था द्विगु समास। क्या? द्विगु समास। इसमें भी वही बात होगा, आपका पूर्व पद अप्रधान और उत्तर पद प्रधान होगा। कौन सा? द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद आपका अप्रधान और उत्तर पद आपका क्या होगा? प्रधान होगा। और इसमें द्विगु का मतलब आप समझ जाइए, एक तरीके से और बता दें आपको, द्विगु। ठीक है, द्वि मतलब दो, गु मतलब गाय। ठीक है, अब देखिए दो आपका क्या हो गया? संख्यावाची, संख्यावाची हो गया। ठीक है, और गाय आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। गाय आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। इससे क्या आपका मिला कि जिस समास के आरंभ में पहला पद संख्यावाची हो, जिस समास के आरंभ में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो, और दोनों मिलकर किसी समूह का बोध कराते हो, उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। ठीक है, तो एक इससे देखिएगा, लिखवा दे रहे हैं उसको, जैसे जिस समास के ठीक है पहला पद मतलब आरंभ का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। संख्यावाची हो, पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। और एवं बाद का जो पद है, एवं बाद का पद संज्ञा हो। ठीक है, संज्ञा हो, और क्या करें? दोनों मिलकर ठीक है किसी समूह का बोध कराएं। समूह का बोध कराए तो क्या कहलाएगा? किसी समूह का जब बोध कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। क्या कहलाते हैं? द्विगु समास। देखिए, आप द्विगु समास को अच्छी तरह समझ जाइए कि उसमें संख्यावाची शब्द जरूर आएगा। जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, है ना? सतसई, 700 दोहों का समूह। ठीक है, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह या समाहार। तो इस तरह से आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे में देख लीजिए, नवग्रह क्या होगा? नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। सतसई,
700 दोहों का समूह, ठीक है। तो त्रियुग, 3 युगों का समूह, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा द्विगु समास में आपका संख्यावाची शब्द जरूर से मिलेगा। नोट में एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब संख्यावाची के बाद, नोट में देखिएगा आप लोग, संख्यावाची के बाद क्या आए, प्रसिद्ध नदी आ जाए, नदी आए, तो वह आपका, उस स्थिति में आपका द्विगु समास नहीं होगा। उस स्थिति में आपका क्या होगा, द्विगु समास नहीं होगा। तो उस स्थिति में आपका होगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक। जैसे पंचगंगम, पंचगंगम, द्वियमुनम, द्वियमुनम, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझ जाइएगा कि जब आपका, नोट में देख लीजिएगा, जब आपका संख्यावाची के बाद किसी प्रसिद्ध नदी का बात आ जाए तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होगा, वहां द्विगु समास नहीं होगा। इस तरीके से आपने पढ़ा अब कर्मधारय और अब द्विगु समास। तो इन शब्दों को आप पढ़ें। अब इसके साथ आज बस इतना ही। नेक्स्ट समास को मैं अगले समय में, अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।